मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी जो यूनिट 7 है उसका ये 12वां टॉपिक है और इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा और यह जो बुक है कंप्लीट हो जाएगी यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमने सिर्फ थ्योरी नहीं है, एमसीक्यू नहीं देखे हैं अभी। तो हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हो कि इसके एमसीक्यू भी लाए जाएँ और एक ही वीडियो में सारे एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए जाएँ तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो जो चाहते हो, जितने बच्चे चाहते हैं कि एमसीक्यू लाए जाएँ, है ना, तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ, एमसीक्यू हम लगाने के लिए तैयार हैं। आपने रिवीजन कर लो जल्दी से, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। तो बाकी वीडियो को दोबारा से एक बार देख लेना तो रिवीजन हो जाएगा, है ना। इसके बाद एक टॉपिक बस बचा है, जैसे ही वो टॉपिक होगा ना कंप्लीट, उसके बाद एमसीक्यू वाला जो वीडियो है वो आ जाएगा। लेकिन वो आएगा तब जब आप लोग सहमत होंगे कि हाँ वीडियो चाहिए है, वीडियो आना चाहिए। तो आप कमेंट करिएगा, है ना, कि वीडियो किस किस को चाहिए है, कि वीडियो आना चाहिए एमसीक्यू का। यूनिट 7 के सारे एमसीक्यू जो हैं वो एक ही वीडियो में कराए जाएं। इस बात से कौन कौन सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे कि हाँ, हमें चाहते हैं कि वीडियो आए, हम ज़रूर देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। क्या हुआ, जब लास्ट टाइम यूनिट 9 का एमसीक्यू का वीडियो आया था ना, तो बहुत कम लोगों ने उसे देखा, है ना। और कम तो देखा ही, साथ ही मात्रा में भी कम देखा। 1-2 मिनट के लिए शुरू किया और फिर बंद कर दिया। तो ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। अगर आपको सच में पढ़नी है चीज़ों को तो एमसीक्यू लगाना है तो एमसीक्यू लगाओ ना। कमेंट में आप बोलते हो कि एमसीक्यू लाइएगा, फिर वीडियो को आप देख नहीं रहे होते हो, है ना। तो क्या करना होगा, वीडियो देखिएगा, आपके लिए प्रॉफिट है, उससे तो मुझे क्या है ना। अगर आप वीडियो देखोगे, अलग अलग टाइप के एमसीक्यू लगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा ना उसका, तो मुझे थोड़ी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इस उस पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एमसीक्यू लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओगे कि कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि एमसीक्यू वाला जो वीडियो है यूनिट 7 का कंप्लीट एमसीक्यू, जो इस बुक के एमसीक्यू है ना, परीक्षा धाम के 3rd एडिशन के सारे एमसीक्यू आपको एक ही वीडियो में कराए जाएँ। कौन कौन बच्चे सहमत हैं इस बात से कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, है ना। शुरू करते हैं परिस्थितिकी तंत्र को, है ना। परिस्थितिकी तंत्र देखना है हमें। पहले परिस्थितिकी शब्द को समझेंगे। यह विज्ञान की शाखा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के संबंध मध्य के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है परिस्थितिकी में। परिस्थितिकी शब्द का पहली बार जो प्रयोग है अर्नेस्ट हैकल ने किया था और एजी टेंसले द्वारा 1935 में परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो देखो, जो परिस्थितिकी शब्द है ना, इसका प्रयोग पहली बार अर्नेस्ट हैकल ने किया और परिस्थितिकी तंत्र शब्द है जो परिस्थितिकी तंत्र, इसमें तंत्र लगा हुआ है ना, ये शब्द है जो इसका प्रयोग 1935 में एजी टेंसले ने किया था। ठीक है। गहन परिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वो अर्नीज नेस ने किया था 1973 में। कब? अर्नीज नेस ने 1973 में किया था। आधुनिक परिस्थितिकी के पिता जो हैं वो यूजीन पी ओदुम को कहा जाता है। आधुनिक परिस्थितिकी के पिता जो हैं यूजीन पी ओदुम को कहा जाता है। अब कुछ शाखाएं देखेंगे। सौ पारिस्थितिकी, इसमें किसी इकाई जीव का अध्ययन किया जाता है, उसे सौ पारिस्थितिकी कहा जाता है। सपारिस्थितिकी, इसमें जीवों के समूह का अध्ययन होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र, परिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। तो पहले तो ये क्वेश्चन आया है कि कैसी इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, जिसमें जैविक तथा अजैविक घटकों, जैविक भी और अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्यतः पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होने वाले जीवमंडल के सभी संगठकों को समूह को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। भारत में परिस्थितिकी के जनक किसे जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा ना। परिस्थितिकी तंत्र के घटक देखें तो हमें 2 प्रकार से देखना है, जैविक घटक भी देखने हैं और अजैविक घटक भी देखने हैं। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। विस्तार से समझेंगे अभी, उससे पहले आप अजैविक घटक के डायग्राम को समझो। इसमें अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक घटक शामिल होते हैं। भौतिक घटक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायु और स्थल शामिल होता है। कार्बनिक घटक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा शामिल होता है। वहीं अकार्बनिक घटक में जल, मिट्टी, तत्व तथा चट्टान जो है वो शामिल होते हैं। ये अकार्बनिक घटक में शामिल होते हैं। उत्पादक, प्रोड्यूसर की बात करें तो इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक में जो उत्पादक होते हैं प्रोड्यूसर, है ना, जैविक के अंतर्गत, इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का ही निर्माण करते हैं, जैसे
शैवाल हो गए, हरे पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या हैं, उत्पादक हैं ना। और उपभोक्ता में कौन आता है, तो उपभोक्ता जो हैं चार प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे कहलाते हैं जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इन्हें शाक भक्षी भी कहा जाता है, जैसे बकरी हो गई, खरगोश हो गया, ऊंट हो गया, ये कैसे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। क्यों? क्योंकि ये पौधों पर निर्भर है इनका जीवन। द्वितीय उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं, जैसे सांप, भेड़िया हो गए आदि। ये तो ये क्या करते हैं, जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, हम प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, है ना। तृतीयक उपभोक्ता, इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बाघ व गिद्ध हो गए। और शीर्ष उपभोक्ता में इन्हें मांसाहारी, उच्च मांसाहारी उपभोक्ता भी कहा जाता है, जैसे बाज और शेर शामिल होते हैं। अपघटक की बात करते हैं। अपघटक क्या होते हैं, तो इनको डिकम्पोजर इंग्लिश में कहा जाता है। वे घटक जो उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु के बाद, किसकी, उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उन्हें वापस भौतिक तत्वों नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूम्स, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि में बदल देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। और अपघटक के उदाहरण हैं कवक, जीवाणु व अन्य सूक्ष्म जीव। अब हमें देखना है खाद्य श्रृंखला को, है ना। ये आप डायग्राम देख पा रहे हो, देखो ये उत्पादक हैं, पेड़ पौधे उत्पादक हैं, है ना। ये प्राथमिक उत्पादक हैं, जो प्राथमिक उत्पादक हैं जो किसको, उत्पादक को खाते हैं। जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उत्पादक हो गए, है ना। जो प्राथमिक उत्पादकों को खाते हैं वो द्वितीयक उत्पादक हो गए। और जो तृतीयक उत्पादक भी हैं जो द्वितीयक उत्पादक को खाते हैं। और शीर्ष उपभोक्ता इन सभी को खा सकता है। फूड चेन की बात करते हैं। इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो जो इकोसिस्टम होता है ना, उसमें एक जीव से दूसरे जीव में जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण है, उसी को फूड चेन कहा जाता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि ऊर्जा का प्रवाह कितनी दिशा में होता है, तो एक ही दिशा में होता है। एक तो होती है खाद्य श्रृंखला, है ना। ये दो प्रकार की होती है, चारण खाद्य श्रृंखला और दूसरी होती है अपघटक खाद्य श्रृंखला। चारण में आता है ये देखो, जैसे घास, टिड्डी, मेंढक, सांप। वहीं अपघटक में आते हैं कचरा, कीट, छोटी मकड़ी आदि, है ना। खाद्य जाल की बात करें, अभी हमने खाद्य श्रृंखला की बात की है जो एक ही दिशा में चलता है ना। लेकिन जो फूड वेब होती है, खाद्य जाल होता है जो, यह कई श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है। और इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में होते हुए कई रास्तों से गुजर सकता है ना। तो फूड जाल और ज़्यादा कुछ नहीं है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो जो समुद्री खाद्य श्रृंखला होती है उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं मुख्य उत्पादक होते हैं। वहीं चींटी अपघटक, डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आता है। तो चींटी को अपघटक भी कहा जाता है और साथ ही प्राथमिक उपभोक्ता भी माना जाता है। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस का सेवन करने पर वो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। एक समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम में आता है डायटम यानी कि सौपोसी, फिर आता है क्रिस्टेशियस यानी शाकाहारी उपभोक्ता, और फिर आता है हेरिंग। तो एक क्रम जो है वो आपको याद रखना है, डायटम, क्रिस्टेशियस और हेरिंग, ये तीन चीज़ें याद रखनी है समुद्री खाद्य श्रृंखला में। अब हम आते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर। देखो ग्रीन गोल्ड जो है, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, तो ग्रीन गोल्ड बांस को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड, है ना। और ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है वो चाय उत्पादन से संबंधित है। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है और ग्रीन गोल्ड जो है उसको बांस से संबंध। ग्रीन मफलर जो योजना है इसका संबंध जो है वो ध्वनि प्रदूषण से है। किससे है, ध्वनि प्रदूषण से है। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी में 15,000 युवाओं को नियुक्त किया है, किस लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। और एक पर्यावरण संरक्षण एनजीओ है ग्रीन पीस और इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। ग्रीन ऑस्कर जो है वो व्हीटली अवार्ड को कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका प्रारंभ 1966-67 में हुआ, हरित क्रांति का। ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक योगदान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का है। ग्रीन मिल्क
मैसूर के केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान ने 18 दिसंबर 2019 को ग्रीन मिल्क का विकास किया है। ग्रीन सिटी की बात करें तो हरे भरे पेड़ पौधों के आवरण के कारण चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी कहा जाता है। ग्रीन बॉस की बात करें, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा जो है वो ग्रीन बॉस कहलाता है। ग्रीन बॉस। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम में मछली घर हो गया, धान का खेत हो गया, कुआं हो गया, गार्डन हो गया, ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार है कृत्रिम। और दूसरा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक में दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय और जलीय। स्थलीय में वन मरुस्थल घास से शामिल होते हैं, वहीं जलीय में लवणीय जल, स्वच्छ जल और संक्रमण जल शामिल है ना। इनमें भी लैंटिक जो होता है ना, रुका हुआ पानी या झील तालाब लवणीय में, और स्वच्छ में भी ये होता है। तो ये दो प्रकार होते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले आवास स्थानों को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जैसे वन पारिस्थितिकी हो गया, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी हो गया, घास पारिस्थितिकी हो गया। वन पारिस्थितिकी में टुंड्रा, लाइकेन झाड़ियाँ, टेंगा, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, है ना, पतझड़, सदाबहार, वर्षा वन आदि शामिल होते हैं। उष्णकटिबंध या सदाबहार वन सर्वाधिक उत्पादकता वाला इकोसिस्टम होता है। मरुस्थलीय इकोसिस्टम सबसे कम उत्पादकता वाला इकोसिस्टम होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ की होती है? उष्णकटिबंध में, और सबसे कम मरुस्थलों में सबसे कम होती है। घास स्थल पारिस्थितिकी, इसमें उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है वो शामिल होता है। प्रमुख घास स्थल को देखें, माफ कीजिएगा। तो जो घास स्थल हैं प्रमुख घास स्थलों में, अल्फा या पंपास घास अर्जेंटीना में है। सवाना घास के मैदान सेंट्रल अफ्रीका में है। लेंटाना घास मैक्सिको में। बन्नी घास गुजरात के कच्छ में। सोनमर्ग और गुलमर्ग आपको कश्मीर घाटी में घास के मैदान के रूप में मिलेंगे। डाउन्स घास का मैदान जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, डाउन्स कहा जाता है। प्रेरी घास जो है, प्रेरी घास आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेगी। कंपोज घास ब्राज़ील में। लानोस घास वेनेजुएला और कोलंबिया में मिलेगी। बेल्ट घास और पार्कलैंड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। स्टेपीज मध्य एशिया में। पटाना घास के मैदान श्रीलंका और पुस्टाज जो है वो यूरोप, हंगरी में मिलेगा। इनको दोबारा से एक बार समझेंगे ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। अल्फा और पंपास घास के मैदान जो हैं वो अर्जेंटीना में हैं। सवाना घास आपको सेंट्रल अफ्रीका में मिलेगी। लेंटाना घास आपको मैक्सिको में मिलेगी। बन्नी घास आपको गुजरात के कच्छ में मिलेगी। सोनमर्ग और गुलमर्ग जो है वो कश्मीर घाटी में आपको देखने को मिलेगी। डाउन्स घास जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। प्रेरी घास जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और कंपोज घास जो है वो ब्राज़ील में पाई जाती है। लानोस घास जो है वो वेनेजुएला और कोलंबिया में पाई जाती है। बेल्ट घास और पार्कलैंड जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका में मिलती है। अब हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे। महासागरीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा व स्थायी इकोसिस्टम है। कौन सा? महासागरीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक तो सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे स्थायी इकोसिस्टम है। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे छोटा इकोसिस्टम है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लैंटिक और एक होता है लोटिक। लैंटिक जो है रुका हुआ जल लैंटिक कहलाता है, जैसे तालाब या झील, और लोटिक में आता है बहता हुआ जल लोटिक कहलाता है, जैसे नदी या झरना। पारिस्थितिकी पदछाप को देखें, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को, तो यह पारिस्थितिकी घटकों की वह जरूरी मात्रा है जो मानव को उनकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाती है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मापन यूनिट भूमंडलीय हेक्टेयर में होती है। किसमें होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर में होती है। संक्रमणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं। इसके अंतर्गत ज्वारनदमुख एस्चुरी, आर्द्र वेटलैंड, मैंग्रोव डेल्टा आदि शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत ज्वारनदमुख एस्चुरी, आर्द्र वेटलैंड और मैंग्रोव डेल्टा आदि शामिल होते हैं संक्रमणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। पारिस्थितिकी खाद्य पिरामिड को भी समझ लेते हैं। तो जो पिरामिड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो संख्या पिरामिड होता है जो कि सीधा व उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। एक होता है जैब भार पिरामिड, यह भी सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है।
वही ऊर्जा पिरामिड होता है वो सिर्फ सीधा बनता है। जैव भार पिरामिड में भी आपको याद रखना है कि जैव भार पिरामिड उल्टा जो है वो सिर्फ जलीय परिस्थिति तंत्र में ही उल्टा बनता है, बाकी सीधा बनता है ना। संख्या पिरामिड क्या होता है? संख्या पिरामिड में उत्पादक और विभिन्न उपभोक्ता की संख्या के मध्य संबंध दर्शाया जाता है। इसे सीधा या उल्टा हो सकता है। जैसे देखो संख्या का पिरामिड का ये उदाहरण लिखा है। देखो अधिकतम संख्या कहाँ होती है? नीचे होती है। घास बहुत ज़्यादा होती है ना, घास से कम घास पर होती हैं कुछ बकरियाँ, और बकरियों से कम होते हैं शेर, तो ऊपर की ओर ये बना हुआ है। इसका उल्टा भी बनता है कहीं कहीं। जैसे एक वृक्ष है, उस पर कुछ पक्षी बैठे हैं, तो वृक्ष तो एक ही है ना, उस पर कुछ पक्षी बैठे होंगे, जैसे 10 पक्षी बैठे हैं, और उन पक्षियों में छोटे छोटे कीट लगे होंगे, तो जैसे 100 कीट लगे होंगे, तो ये संख्या में वृद्धि को दर्शा रहा है। तो जब संख्या में वृद्धि को ऊपर की ओर दर्शाता है तो उल्टा बनता है, और जब नीचे की ओर दर्शाता है तो सीधा बनता है। सीधा संख्या पिरामिड जो है उपयोग पोषण स्तर में प्रजातियों की संख्या को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। यह अधिक चौड़ा तथा शीर्ष पर कैसा होता है? नुकीला होता है। इसमें घास, बकरी, शेर इसका उदाहरण है। और जो संख्या का उल्टा पिरामिड होता है, यह जो है ऊपर होता है चौड़ा और नीचे नुकीला होता जाता है, और बरगद का वृक्ष, पक्षी और छोटे कीट जो है वो इसका उदाहरण है। जैव भार पिरामिड जीवों में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कुल भार जैव भार कहलाता है। तो जीवों में जो कार्बनिक पदार्थ का कुल भाग होता है उसी को जैव भार कहा जाता है। जीवों के भार प्रदर्शन के लिए इस पिरामिड का उपयोग किया जाता है। यह पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। तो जैव भार पिरामिड भी सीधा और उल्टा होता है, लेकिन यह सिर्फ जल में ही उल्टा बनता है। जैसे जैव भार पिरामिड देखो स्थल में, तो स्थल में इस प्रकार का बनेगा, नीचे घास है, फिर बकरी, फिर शेर है ना, और जल में कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे ऊपर बड़ी मछलियां हैं, फिर नीचे छोटी मछली, और फिर है प्लैंक्टस। सीधा जैव भार पिरामिड स्थलीय पिरामिड घास, बकरी और शेर इसका उदाहरण है। उल्टा जैव भार पिरामिड ताला पिरामिड, प्लैंक्टन्स, छोटी मछली और बड़ी मछली इसे उसका उदाहरण है। ऊर्जा पिरामिड पे आते हैं। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को दर्शाया जाता है। यह सदैव सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, और यह 10% के लिंडमैन के नियम पर काम करता है। 10% का नियम भी देख लेते हैं। तो 1942 में लिंडेमान ने इस नियम को प्रतिपादित किया, और इन्होंने बताया कि जो अगला स्तर होता है उसमें सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुंचती है और शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय होता है हमेशा। पवित्र उपवन क्या होते हैं? पूजा स्थलों के चारों ओर स्थित पादप वन पवित्र उपवन कहलाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में कलाम उपवन जो है झाबुआ में, कर्नाटक में देवरकाड़ू, महाराष्ट्र में देवराय, ये पवित्र उपवन का हिस्सा होते हैं। बस नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जान लो कि पवित्र उपवन क्या होते हैं ना। एग्जाम प्रीमियर लीग की बात करें तो वन महोत्सव प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो के.एम. मुंशी को जाता है। और फोटोकॉपी मशीन से ओजोन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ओजोन गैस। पर्यावरण का दुश्मन यूकेलिप्टस वृक्ष को कहा जाता है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। एग्जाम को फाइट करने वाले कुछ निम्नलिखित फाइट्स को जान लेते हैं। तो पहला है जीरो फाइट। क्या है जीरो फाइट? यह मरुस्थलों में उगने वाली वनस्पति को जीरो फाइट कहा जाता है। लिथोफाइट, चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट। हेलियोफाइट, सूर्य प्रकाश में उगने वाली वनस्पति को हेलियोफाइट कहा जाता है। और जो हेलोफाइट होता है वह लवणता में उगने वाली वनस्पति है। तो देखो जब जीरो फाइट पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? जब कोई आपसे पूछ ले कि जीरो फाइट क्या है तो आप बता देना कि मरुस्थलों में उगने वाली जो वनस्पति होती है उसको जीरो फाइट कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि लिथोफाइट क्या कहलाता है तो चट्टानों पे जो उगती है वनस्पति वो लिथोफाइट होती है। कोई आपसे पूछे कि भैया हेलियोफाइट क्या है तो आप बता देना कि जो सूर्य के प्रकाश में उगती है वनस्पति उसको हेलियोफाइट कहा जाता है। और जो हेलोफाइट है यह लवणता में उगती है। मीसोफाइट जो है नम स्थानों पर उगती है। और सियोफाइट जो है वो छायादार क्षेत्रों में उगने वाली। क्रिप्टोफाइट जो है वो बर्फ पर उगने वाली वनस्पति कहलाती है। गोवा प्लान को साकार करने वाले तत्वों में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड है हमेशा सीधा रहता है, अभी देखा हमने।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है और कितने परसेंट जाती है, मात्र 10%। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो कहते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जॉन डब्ल्यू बेनेट ने किया था। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान बदलता है उसे सीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीयर कहा जाता है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को कार्बन का सामाजिक मूल्य सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहा जाता है। देश में पहली बार लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को जो है मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने क्या कर दिया है? मंजूरी दे दी है। अत्यधिक चर्चा में रहने वाला कुनु नेशनल पार्क जिसमें नामीबिया से 8 चीतों को छोड़ा गया था, आपको जानकारी होगी 17 सितंबर 2022 को। तिरुपुर जिले के नाजरायगढ़ टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य होगा। भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली घोषित हो गई है और केजुवेली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021-22 में इंदौर ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. कैलीमेंट्स ने किया है। पारिस्थितिकी नीच जो होता है ना, नीचे की संकल्पना को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था और पिक्नोलाइन किसी जल निकाय में जन घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। 2 जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। जो 2 जैविक समुदाय होते हैं इनके मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। धान के खेत मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। कौन? धान के खेत। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि पर जो है 33% वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। वहीं राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो झांसी में स्थित है। मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय 1961 में स्थापित हुआ और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1978 में स्थापित हुआ। इसके साथ ही हमारा जो पारिस्थितिकी वाला टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। इसके बाद हमारा एक प्रदूषण और आपदा प्रबंधन वाला जो टॉपिक है वो बचा हुआ है। उसके साथ ही हमारी जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। हम आपको जानकारी दे दें कि अगर आप चाहते हो कि इसके MCQ कराए जाएं और कंप्लीट MCQ कराए जाएं एक ही वीडियो में, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। साथ ही हमें यह भी आश्वासन दीजिए कि हम वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, साथ ही लाइक भी करेंगे। तो निश्चित रूप से फिर वीडियो आएगा, क्योंकि 2-3 बच्चे देख रहे हैं, 10-12 बच्चे देख रहे हैं, लगभग 100 बच्चे देख रहे हैं और उसमें भी आप 2-3 मिनट के लिए देख रहे हो और फिर वीडियो को छोड़ दे रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इससे अच्छा है कि हम किसी और वीडियो पर फोकस करें तो अच्छा रहेगा। देखो इसमें आपका ही फ़ायदा है यार। MCQ लगाना बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, मैं इस बात को मानता हूँ। बिना MCQ के ना क्या है, MCQ करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव होंगी। और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, नहीं तो अभी तक तो यूनिट 10 के भी MCQ आने लगे होते। यूनिट 9 के करा ही दिए हैं, यूनिट 7 के भी आने लगे होते MCQ, और भी सब्जेक्टों के आते। लेकिन आप लोग क्या है कि जितना सपोर्ट करना चाहिए उतना करते नहीं हो। आप जैसे किसी वीडियो को आपको नहीं देखना है ना, तो आप क्या करिएगा, कम से कम वीडियो को ओपन करिएगा, है ना, और उसको लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर को हम शुरू करेंगे, है ना।